हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे अपने। और अगर मैं बोलूं कि आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो हमारे अगले टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रहेगा। दोस्तों, जो हम लोग हिस्ट्री का सीरीज कर रहे थे उस हिस्ट्री की सीरीज का ये अगला टॉपिक है। हम लोगों ने अपने हिस्ट्री के सीरीज़ में जो 3 मेनली टॉपिक कवर कर लिए थे उनमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि अराइवल ऑफ यूरोपियन, फिर मैं बात करूं कि दूसरे नंबर पे कि यूरोप से कौन कौन लोग आए थे और अंग्रेजों ने उनको अपने रास्ते से कैसे हटाया और भारतीय राजा महाराजाओं को अपने रास्ते से कैसे हटाया और फिर भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित किया। तीसरा टॉपिक जो हमारा था वो था हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थे, यानी कि जो संवैधानिक विकास था। किस तरह का संवैधानिक विकास? अंग्रेज तो आए थे भारत में, तो भारत में उन्होंने रूल करने के लिए अलग अलग नए नए नियम लाए और उन नए नए नियम के तहत भारत में उन्होंने क्या किया था? राज किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारा तीसरा टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। भाई मेरे बिल्कुल भी मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक अगर आप देखते हो तो आपको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अप टू पीसीएस लेवल तक मैं बोल रहा हूँ आपसे। थोड़ा यूपीएससी का ज़्यादा उसमें एलोबरेट करना पड़ता है, लेकिन अप टू पीसीएस लेवल तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप करके ना आ पाओ। मैक्सिमम टर्म्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपके सामने एक अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों सच में मेरा आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे चैनल का नाम स्पर्शनम क्लासेस है और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो जितने लोगों को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ोगे, यार सेल्फिश मत बनो, यार मैक्सिमम लोगों का भलाई हो पाए, ये सबसे अच्छी बात है। गांव में दूर दराज में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है और रिसोर्सेज की कमी है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। तो ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें और उनको उनके मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए आप एक हेल्प कर रहे हैं जो बहुत दूर दराज रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं और सही से कंटेंट नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा और टॉपिक को मैं ट्राई करूंगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। तो दैट इज व्हाट रिवॉल्ट ऑफ 1857। भाई मेरे एक बात और, हिंदी मीडियम वाले यार मैक्सिमम चीज़ें मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, बस लिखता किस में हो? इंग्लिश में। अब एक बात बताओ, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या वही बात तुम नहीं लिख सकते हो? वही बात तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो आप भी अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो और मैक्सिमम चीज़ों का मैं वर्ड दे दिया करूँगा जो टफ वर्ड रहेंगे। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी क्यों कहते हैं भाई मेरे? क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो विद्रोह हुआ था वो सैनिकों के द्वारा हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम दे देते हैं सैनिक विद्रोह। दैट इज नोन एज द सिपॉय म्यूटिनी। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। अगर मैं बोलूं रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो लोगों के मन सबसे पहला सवाल यही बात है भाई मेरे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई कब थी? तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 10th of May 1857 फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं बोलूं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से? मेरठ से स्टार्ट, यानी कि मेरठ के उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, वहां से स्टार्ट हुआ था। दूसरा सवाल जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड कहां पर हुआ था? और ये भाई मेरे एसएससी सीएचएसएल में एक बार सवाल आया भी था, वाज एंडेड एट
ग्वालियर। ये कहाँ पर एंड हुआ था भाई मेरे? तो ग्वालियर में एंड हुआ था। तो ये भी नोट कर लो आप लोग, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने कैसे वाले हैं। तो मैं इसको 4 रीजन में मैंने बांट दिया है। मैंने कहा कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, (1857) की क्रांति के कारण, ठीक है। तो इसको मैंने 4 कॉज में बांट दिया है। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, यानी कुछ ना कुछ राजनीतिक रीजन तो रहा होगा। राजनीतिक कारण। दूसरा अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि यार इतना बड़ा रिवॉल्ट एक दिन में तो नहीं स्टार्ट होगा। जब तक उसके पीछे कॉज लिख लो यार, इकोनॉमिक कॉज यानी कि आर्थिक कारण। फिर अगर मैं बात करूं तो सोशियो रिलीजियस कॉज, सामाजिक धार्मिक कारण, और एक जो सबसे उस समय तत्कालिक प्रभाव क्या था, इमीडिएट इफेक्ट क्या था, ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं, कहते हैं ना कि जब तुम्हारी बहुत अच्छी खासी पिटाई होती है ना, तो उसके पीछे मम्मी पापा के अंदर तुम्हारे पुराने बहुत सारी बातें रहती हैं जो मन में रखे रहते हैं, और कुछ गलती छोटा सा जैसे करते हो फिर पिटना शुरू हो जाते हो। आप लोग होते हो कि नहीं होते हो? बस वही चीज़ है भाई मेरे, कि अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में ऐसा हुआ कि भाई आज मुझे विद्रोह करना है, आज मुझे रिवॉल्ट स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं हुआ था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। बहुत दिनों से लोगों के मन में एक गुस्सा, जो एक रोष था, वो भरा पड़ा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और वो बहुत सारे रीजन थे उसके, जैसे कुछ राजनीतिक रीजन थे, कुछ आर्थिक रीजन थे, कुछ धार्मिक और सामाजिक रीजन थे, और कुछ तो भाई मेरे जगह थे ना इमीडिएट इफेक्ट। तत्काल में क्या गलती की हो उसी के ऊपर तुमको क्या करना, कुटाई तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, पीछे वाली सारी बातों को सोच करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब एक एक करके सारे कारणों को हम लोग समझते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना भाई मेरे। चलो, ठीक है, चलिए आते हैं भाई। सबसे पहले है पॉलिटिकल रीजन, यानी कि पॉलिटिकल कॉज, राजनैतिक कारण। पॉलिटिकल कारण की बात में करूँ, राजनीतिक कारण की बात करूँ, सबसे पहला एक रीजन इसमें बताऊं मैं सबसे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड 2 पॉलिसीज। एक तो था सब्सिडरी अलायंस, जिसको भाई मेरे हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि, और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको बोलते हैं हड़प नीति, या इसको बोलते हैं व्यपगत नीति। ये भी ध्यान देना है मेरे हिंदी भाई वाले, कभी अगर व्यपगत नीति लिखा जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उसे बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पीरियड पे, किस टाइम पीरियड पे भाई मेरे, 1757 से लेकर के 1857 के बीच में, यानी कि जब उन्होंने, यानी 65 इसको मैं कहूँ, ठीक है, 1765 से लेकर के 1857 के बीच में जब उन्होंने अपना पहली बार गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था,
और गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने से लेकर के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बीच में ये दो पॉलिसीज जो मेनली लेकर के आए, जो भारतीय राजा महाराजाओं के बीच में क्या किया, गुस्सा यानी कि रोष पैदा करने का काम किया। क्लियर। तो बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस था क्या। अब भाई यहीं पर देख लेते हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या था, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सब्सिडरी अलायंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का भारत में इस टाइम पीरियड पर। तो इसी ने सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1798 में स्टार्ट किया था। अब ध्यान से सुनना भाई मेरे, सब्सिडरी अलायंस होगा क्या? थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1798 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन एक बात और समझ लो, अगर सवाल पूछेगा सब्सिडरी अलायंस भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो आपको आंसर लॉर्ड वेलेस्ली ही मारना पड़ेगा। लेकिन सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स का नहीं था, अंग्रेजों का नहीं था। ये एक फ्रेंच गवर्नर था, उसका नाम था डुप्ले। और डुप्ले ने भारत में सबसे पहले क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट लाया था। क्लियर है बात? तो अगर पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस हैव इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस फर्स्टली, यानी कि यूरोप में से किस यूरोपियन ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया, तो उसका आंसर डुप्ले होगा। कौन होगा भाई मेरे? डुप्ले। मैं लिख दे रहा हूं नाम, उसको आप लिख लीजिएगा, डुप्ले, अगर यूरोप में की बात करेगा तो। और ये कहां का था? फ्रेंच का था, यानी कि फ्रांस का था। क्लियर। लेकिन अगर पूछेगा कि विच ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड, या ऐसे नॉर्मली पूछेगा सब्सिडरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाई, तो आप लॉर्ड वेलेस्ली मारना, क्योंकि वहां पर ऑप्शन डुप्ले नहीं रहेगा, लॉर्ड वेलेस्ली ही रहेगा, तो लॉर्ड वेलेस्ली ही मारना। या पूछ ले कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया, तो गवर्नर जनरल भाई साहब किसको बोलते थे? ब्रिटिशर्स को बोलते थे, तो भी लॉर्ड वेलेस्ली मारना। लेकिन अगर कौन से यूरोपियन ने अगर बोलेगा, यानी कि यूरोप में से सबसे पहले किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस, तो उसका आंसर डुप्ले होगा, फ्रांस का था। क्लियर। अब बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस था क्या। सब्सिडरी अलायंस के तहत जो मेनली वर्क था, क्यों भारतीय राजा महाराजा इससे परेशान थे? एक्चुअली क्या था, भारतीय राजा महाराजाओं के बीच में ना अपने आप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यानी कि एक राजा दूसरे राजा को हरा करके उसके टेरिटरी को क्या करता था, उसके टेरिटरी को पर कब्जा करने की कोशिश करता था। अच्छा, इसी बात का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने कहा कि जो कमज़ोर राजा महाराजा थे या थोड़े से उनकी सेना वीक हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपनी आर्मी, और हमारी आर्मी आपके किंगडम यानी कि आपके टेरिटरी की क्या करेगी? रक्षा करेगी। लेकिन इसके बदले आपको कुछ मेरी बातें माननी पड़ेगी। और वो बातें क्या थी? सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या क्या बातों को मानना पड़ता था, तो सबसे पहली बात, राजाओं को अपनी आर्मी यानी कि अपनी सेना समाप्त करना पड़ता था। जो भी भारतीय राजा महाराजा इस अलायंस को ज्वाइन करेगा, उसको अपनी खुद की सेना समाप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो किसी विदेशी शक्ति या दूसरे राजा के साथ बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई समझौता नहीं कर सकते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी राज दरबार में नियुक्त होगा
इतनी बातें माननी पड़ती थी। अच्छा, इसके बदले सुविधा क्या देते थे? ब्रिटिश आर्मी राजाओं के सीमा की रक्षा करेगी, और आंतरिक षड्यंत्र से बचाएगी। इंग्लिश वाले लिख लो भाई मेरे, यानी कि किंग्स हैव टू एंड देयर ओन आर्मी, यानी कि राजाओं को अपनी खुद की आर्मी समाप्त करनी पड़ती थी। द किंग्स कांट डू एनी एग्रीमेंट विथ अदर फॉरेन गवर्नमेंट एंड अदर किंग्स ऑफ इंडिया। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट? अ ब्रिटिश ऑफिशियल मेंबर ऑफ आर्मी will be appointed to the royal court of the king. Fourth point is British army will secure the territory of the kingdom and they will also crush the internal disturbance in the kingdom. बात समझना मेरे भाई मेरे। अब एक बात बताओ, अगर कोई राजा अपनी खुद की आर्मी समाप्त कर देगा और उसकी आर्मी के जगह पर ब्रिटिश आर्मी आ जाके साथ आके जगह ले लेगी, तो बताओ क्या वो राजा दोबारा अपनी आर्मी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा भाई मेरे। तो अगर नहीं बना पाएगा तो कभी अगर ब्रिटिश अपनी मनमानी करेंगे तो राजा ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नहीं जा पाएगा। पहली बात तो देखो ब्रिटिशर्स को कितना फायदा मिल रहा था। दूसरी बात, अब वो राजा दूसरे राजाओं के साथ क्या करता था? रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता था। दे कांट डू स्टैब्लिश देयर रिलेशन विद अदर किंग्स एंड अदर फॉरेन किंगडम, अदर फॉरेन पावर्स। तो अब वो किसी विदेशी के साथ क्या कर सकते थे? नहीं कर सकते थे समझौता कोई। तो समझौता नहीं करेंगे, यानी कि लोगों का क्या हो रहा था? बिगड़ रहा था। क्या बिगड़ रहा था? रिलेशनशिप बिगड़ रहा था अदर किंग्स के साथ, और कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो रहा था। तो देख लो, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही घातक था भारतीय राजा महाराजाओं के लिए। तीसरी बात, ब्रिटिश का एक सेना का अधिकारी उनके राज दरबार में ही रहेगा। तो राज दरबार की जितनी भी गुप्त बातें होती थी, जितनी भी इंटरनल बातें होती, वो सारी बातें ब्रिटिशर्स तक पहुंचती थी। और फोर्थ, ब्रिटिश उनकी आर्मी की जगह पर अपनी आर्मी भेज देगा और जब मन करेगा उस राजा को क्या करेगा? तख्ता पलट करके अपना सरकार बना लेगा। तो ये बात पहले भारतीय राजा महाराजाओं को समझ में नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आने लगा। तो उनको लगा यार बड़ा गंदा चीज़ है और ये हम फंस गए अब भाई मेरे, अब जाए तो कहाँ जाए। ठीक, तो इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के मन में असंतोष था। किसके? सब्सिडरी अलायंस के खिलाफ। अच्छा, ये सवाल पूछता कि भाई मेरे भारत के कौन कौन से राज्य जो सब्सिडरी अलायंस को जिन्होंने ज्वाइन किया था? तो सबसे पहला जो था दैट वाज द हैदराबाद। ये सवाल पूछता कि सबसे पहला किंगडम जिसने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया था, यानी कि सहायक संधि को जुड़ा था, हैदराबाद। और हैदराबाद कब जुड़ा था भाई मेरे? 1798 में जुड़ा था। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तंजौर। तंजौर तमिलनाडु में भाई मेरे, वहाँ की रियासत थी 1799 में। फिर मैसूर भी आता है, ये भी सवाल पूछता है भाई मेरे, मैसूर ने सब्सिडरी अलायंस कब ज्वाइन किया था? तो 1799 में इनका भी आंसर रहेगा। फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर पूछ ले आपसे अवध ने कब ज्वाइन किया था, ये यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ठीक है, अवध वालों ने, यानी कि जो आपका फैजाबाद और लखनऊ का एरिया है, अवध ने कब ज्वाइन किया था? तो 1801 में ज्वाइन किया था। फिर अगर मैं बोलूँ पेशवा, यानी कि मराठा, और पेशवा जब मैं बोलता हूँ तो भाई मेरे पूना वालों की बात मैं करता हूँ। मराठास बहुत सारे थे, ये ध्यान दे लेना, लेकिन पेशवा की बात करता हूँ तो पूना की बात करता हूँ मैं। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया था? तो इन्होंने भी 1801 की बात किया था। फिर मैं बात करूँ सिंधिया, और सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ये भी क्या थे? मराठा ही थे। तो देखो पेशवा जो होते थे वो कहाँ पर? पूना में जाते थे। और सिंधिया लोग कहाँ पर बैठते थे? ग्वालियर में बैठते थे। होलकर लोग कहाँ पर बैठते थे? इंदौर में बैठते थे। भोसले लोग कहाँ बैठते थे? नागपुर में बैठते थे। तो ये अलग अलग मराठास थे जो अलग अलग जगहों पर क्या करते थे? क्या राज कर रहे थे। तो ग्वालियर सिंधिया कब ज्वाइन किए थे? तो 1804 में किए थे। तो ये नोट कर लो भाई मेरे, सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने वाले जो किंगडम थे उनका नाम पूछ लेता डायरेक्टली आपसे, और सब्सिडरी अलायंस था क्या वो भी मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति की बात करते हैं और व्यक्तिगत नीति की बात करते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक, अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो सब्सिडरी अलायंस था ना,
सब्सिडरी अलायंस एक अपने आप में कह सकता हूं कि देखो, मैंने बताया ना कि यूरोपियंस में किसने, डुप्ले ने स्टार्ट किया था, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सिडरी अलायंस कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। यूरोपियंस अलग हो जाता है भाई मेरे, ब्रिटिशर्स अलग हो जाते हैं, यूरोपियंस में फ्रांस व्रांस सब आ जाते हैं, ठीक है। बात सुनना मेरी, अगर मैं बोलूँ सब्सिडरी अलायंस की, तो सब्सिडरी अलायंस एक इनकी एक पॉलिसी और थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की, उसी का कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन वर्जन था। उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग को तो हर चीज़ का हिंदी वर्जन चाहिए होता है। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, और रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा भाई मेरे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, और रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के थ्रू लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या करता था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भी अपनी आर्मी भेजता था किंगडम को, और उनके किंगडम को सुरक्षा देता था। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो राजा उनकी बातें मानते थे उनमें अपनी आर्मी भेज करके उन राजाओं को सुरक्षा देता था, लेकिन ऐसा काम नहीं करता था कि नहीं तुम अपनी पूरी की पूरी आर्मी डिसकंटिन्यू कर दो, उनकी आर्मी के साथ सुरक्षा देता था, ठीक है, और अपने टेरिटरी को बचाने के लिए एक बफर जोन क्रिएट करता था। तो ये था रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। कब आया था ये चीज, सवाल पूछ लेता कभी कभी, 1765 में आया था, 1765 में आया। तो ये ध्यान दे लेना, उसी का ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, मॉडिफाइड वर्जन था। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने स्टार्ट किया था भाई मेरे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। कब किया था, इन 1848 में स्टार्ट किया था, 1848 में स्टार्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी कब भारतीय गवर्नर जनरल बना था, ये भी सवाल पूछता है आपसे। तो लॉर्ड डलहौजी भारतीय गवर्नर जनरल 1848 में ही बना था, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 तक ये भारतीय गवर्नर जनरल था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। इसने बहुत सारे काम किए भाई मेरे, टेलीग्राफ लाइन से लेकर के, पहला ट्रेन चलाने से लेकर के, इन सारी चीज़ों पर इसने काम किया। विडो रीमैरिज एक्ट को हटाने का काम भी इसी ने किया था। तो ये सारी बातें लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो ध्यान दे लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जिन भारतीय राजा महाराजाओं के पास अपना खुद का लीगल सक्सेसर नहीं है, यानी कि अपना खुद का बेटा नहीं है, तो उन भारतीय राजा महाराजाओं की टेरिटरी को हम लोग क्या करेंगे, अनेक्स्ट कर लेंगे, यानी कि कब्जा कर लेंगे और उसको अपने राज्य में मिला लेंगे। ऐसा क्यों कहा था उसने, ऐसा क्यों करता था वो, कौन, लॉर्ड डलहौजी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। लॉर्ड डलहौजी एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता था। वो कहता था कि जो ये मीडिएटर है ना, ये मीडिएटर जो होते हैं वो प्रजा के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो प्रजा के लिए अच्छे काम नहीं करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। उसने कहा अगर मान लो कोई किंग है, उस किंग का बेटा अगर किंग बनेगा तो वो लीगल सक्सेसर कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि प्रिंस। तो किंग का बेटा अगर बेटा मतलब राजा बनेगा तो उस लीगल सक्सेसर कहलाएगा। तो उसे अपने प्रजा के प्रति ज्यादा प्रेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होगा, उस सिनारियो को देखते हुए आगे बढ़ा होगा, आगे पला बढ़ा होगा। लेकिन अगर कोई मीडिएटर आ जाता है, यानी कि एडॉप्टेड सन आ जाता है, तो एडॉप्टेड सन के अंदर उतनी प्रेम भावना अपने प्रजा के लिए अच्छा करने के लिए नहीं होगी जितना कि लीगल सन के पास होगी। तो इसीलिए कहता था अगर आपके पास लीगल सन नहीं है तो मैं एडॉप्टेड सन को भी राजा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि एडॉप्टेड सन आएगा तो कहीं ना कहीं प्रजा को क्या करेगा, परेशान करेगा। इससे अच्छा क्या करूंगा, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाएंगे और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, प्रजा के लिए अच्छा काम करेंगे। एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स प्रजा के लिए अच्छा काम करने वाले हैं, और वो भी तब जबकि कंपनी राज कर रही हो, एक कंपनी का भारत में गवर्नमेंट चल रहा हो। समझ में आया कि नहीं है? उसे तो अपने प्रॉफिट से मतलब है यार, उसे लोगों से क्या मतलब है। तो ये चीज़ वो मानता था, इसीलिए उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का पॉलिसी लेकर के आया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अगर मैं बोलूँ तो किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। अब देखो ध्यान से, ये सवाल यहाँ से बनता है बहुत ज़्यादा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सबसे पहला जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जिस टेरिटरी को अंग्रेजों ने अनेक्स्ट किया था, यानी कब्जा किया था,
वो था 1848 में सतारा। सतारा कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? महाराष्ट्र में। नाम तो यार हिंदी वाले लिख सकते हो। फिर 1849 में इन्होंने दूसरी टेरिटरी जो कब्जा किया था वो था जैतपुर। जैतपुर ये कहाँ पर भाई मेरे? कहाँ का जैतपुर? बिहार का जैतपुर। एक जैतपुर कहाँ पर भी है? महाराष्ट्र में भी है, और एक जैतपुर आपका दिल्ली में भी है। तो जैतपुर कौन सा? महाराष्ट्र वाला नहीं, दिल्ली वाला नहीं, बिहार वाला। ठीक है। फिर 1849 में ही इन्होंने संबलपुर को भी अपने कब्जे में कर लिया, और संबलपुर कहाँ पर है भाई मेरे? उड़ीसा में है। फिर इन्होंने 1852 को उदयपुर को अपने कब्जे में कर लिया, और उदयपुर कहाँ पर भाई मेरे? राजस्थान में है। ध्यान देते रहे ना भाई मेरे, ये ईयर होगा। 1853 को इन्होंने किसको कब्जा किया था? झांसी। भाई मेरे यूपी वाले, फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लेगा आज। झांसी, और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर इन्होंने 1854 में किसको कब्जा किया था? नागपुर को। ध्यान दे लो भाई मेरे, नागपुर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। समझ में आया? अच्छा, यहाँ कहानी बिगड़ जाती है यार। 1856 में इन्होंने बहुत गलत काम किया था, और गलत काम क्या किया था? इन्होंने अवध को कब्जा कर लिया था, और ये भी यूपी का भाई मेरे, तो छप जाएगा सवाल, ये भी ध्यान दे लेना। अब देखो, इन्होंने जब अवध को किया कब्जा, तो गलत क्या था? सुनना ध्यान से। इनके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम उन्हीं टेरिटरी को कब्जा करेंगे जिस टेरिटरी के पास अपना खुद का लीगल सक्सेसर नहीं होगा। लेकिन अवध के पास अपना खुद का लीगल सक्सेसर था। कैसे? अवध के अंतिम नवाब, जिसको आंसर आपके एग्जाम में पूछता भी है, तो अगर सवाल पूछूं कि लास्ट नवाब ऑफ अवध, यानी कि लास्ट रूलर ऑफ अवध, अगर सवाल पूछ ले, यानी कि अवध के अंतिम नवाब, उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के पास एक पुत्र था, एक बेटा था, खुद का बेटा था, उसका नाम था बिरजिस कादिर। अच्छा, कुछ लोग इसको बिरजिस कद्र भी पढ़ते हैं, बिरजिस कादिर। ठीक है, बिरजिस कादिर उनका खुद का बेटा था, मतलब रियल सन था भाई मेरे। बस यही था कि एडल्ट नहीं हुआ था, माइनर सन था अभी। ठीक है, यानी कि बड़ा नहीं हुआ था, 18 साल प्लस नहीं हुआ था। और इनकी वाइफ का नाम था बेगम हजरत महल, ये भी ध्यान दे लो। ठीक है, तो इनके पास खुद का बेटा था बिरजिस कद्र, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया था? 1856 में आकर के अवध को भी अपने अंदर समाहित कर दिया, यानी कि अनेक्स्ट कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो गलत तो था, ये था कि नहीं था? खुद सोच लो यार। जिसके पास खुद का लीगल सन है, यानी अपनी बात पे तो रहो कम से कम। अगर तुम बोल रहे हो कि इतनी अच्छी मैं पॉलिसी लेकर के आ रहा हूँ, तो ये अच्छी पॉलिसी थोड़ी ना थी, अपनी बात पे ही आप नहीं रह रहे हो। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अवध को इलीगली कहीं ना कहीं अनेक्स्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो अब देखो, इतने सारे राजा महाराजाओं के मन में कहीं ना कहीं रोष था, कहीं ना कहीं गुस्सा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। पॉलिटिकली थे कि नहीं थे? तो ये पहला पॉलिटिकल रीजन था। दूसरा पॉलिटिकल रीजन समझना, आई होप तो समझ में आ रही बातें आपको यार। मेहनत करते रहिए भाई, जितना कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा उतना करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा। अभी भी पॉलिटिकल रीज़न ही चल रहा है यार, पॉलिटिकल कॉज ही चल रहा है। उसका दूसरा पॉइंट समझना, इन्होंने क्या किया था? झांसी में दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दामोदर राव। ये बात पॉइंट आउट कर लेना, दामोदर राव एज अ प्रिंस ऑब्लिक किंग आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव किंग ऑफ झांसी, after the death of Gangadhar Rao, king of Jhansi, they refused to accept Damodar Rao as king after the death of Gangadhar Rao.
नवाब झांसी हु वाज हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव और इनका एडॉप्टेड सन था दामोदर राव। ये सवाल पूछ लेता आपसे, तो पूछ लेता रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन का नाम क्या था, दामोदर राव था। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दामोदर राव को दत्तक पुत्र, यानी कि जो इनका था दत्तक पुत्र था, जो एडॉप्टेड सन था, का हम किंग के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झांसी की टेरिटरी को अनेक्ट कर लिया था 1853 में, बताया था मैंने। अच्छा, एक सवाल और पूछता है, रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या था? ध्यान दे लो भाई मेरे, मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका तांबे, ठीक है। तो ये था। अब बताओ, झांसी मतलब रानी लक्ष्मीबाई के अंदर क्या था, कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया था, रोष आ गया था, यानी गुस्सा आ गया था। अब आगे फिर मूव करते, इन्होंने एक और काम किया, दे रिफ्यूज्ड टू पे पेंशन टू नाना साहिब, ठीक है। दे रिफ्यूज्ड पे टू पेंशन टू नाना साहिब हु वाज एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड जो थे वो पेशवा थे मराठास के। और ये सवाल एक बार वो पूछ लेगा यहाँ से कि लास्ट पेशवा कौन थे मराठा के, तो ये सवाल इसका यहाँ पर भी आंसर होगा, लास्ट पेशवा ऑफ मराठा। यहाँ से आंसर मार सकते हो, बाजीराव सेकंड थे, क्योंकि इन्होंने नाना साहिब को एज अ पेशवा एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो लास्ट पेशवा ऑफ मराठा कौन थे, बाजीराव सेकंड थे। हमको तो कभी कभी लगता है ना कि भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिख करके गया है। भाई अगर कोई भारतीय लिखता तो नाना साहिब नहीं कह सकता था। जो ब्रिटिशर्स ने नहीं माना वो बात नहीं माना गया भारतीय इतिहास में, गलत चीज़ है ना यार। तो बाजीराव सेकंड जो थे वो लास्ट पेशवा मराठा थे और इनको क्या मिलता था, पेंशन मिलता था। अब जो नाना साहिब को इन्होंने क्या किया, इनका एडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, एडॉप्टेड सन थे यानी कि गोद लिए हुए बच्चे थे नाना साहिब बाजीराव सेकंड के। तो इन्होंने कहा कि हम नाना साहिब को पेंशन नहीं पे करेंगे क्योंकि ये एडॉप्टेड सन है। और फिर इन्होंने क्या किया, एक और काम कर दिया, एक तो पेंशन नहीं दिया, दूसरे नाना साहिब को कहाँ से, पूना से भागने पे मजबूर कर दिया। और नाना साहेब पूना जो इनका मेन सेंटर था इसका मराठास का, पूना से भाग करके कहाँ पर आ गए भाई मेरे, कानपुर आ गए और कानपुर में ये रहने लगे, ठीक है। तो दे कंपेल्ड टू व्हाट, दे कंपेल्ड टू लीव द पूना टू नाना साहेब, यानी कि उन्होंने ज़बरदस्ती कंपेल किया कहीं ना कहीं नाना साहेब को कि वो पूना को छोड़ के चले जाएं और ये वहाँ छोड़ के चले जाए और कानपुर में रहने लगे। और देख लो कानपुर के विद्रोह को कौन लीड करता है, नाना साहेब ही लीड करते हैं 1857 के रिवॉल्ट को। तो ये एक और मन में डिसकंटेंट था। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे। अच्छा, एक और रीज़न देख लो, पॉलिटिकल रीज़न, ठीक है, लिखते चले जाओ भाई मेरे। अब इससे ज़्यादा रीज़न क्या बताऊँ, ठीक है, चलो आ जाओ। एक और पॉलिटिकल रीज़न था, क्या था कि डलहौजी अनाउंस्ड दैट बहादुर शाह जफर, जिनको हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, ये भी क्या थे, आज लास्ट वालों ने तो बवाल काट के रखा है, लास्ट मुगल एम्परर थे, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और डलहौजी ने अनाउंस किया कि दैट बहादुर शाह जफर हैव टू लीव व्हाट, रेड फोर्ट, हैव टू लीव रेड फोर्ट एंड शिफ्ट टू and have to shift at कुतुब मीनार। यानी कि इन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ करके कुतुब मीनार में जाकर के शिफ्ट होना पड़ेगा, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा,
कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ भाई, कुतुब मीनार के अंदर नहीं, कॉम्प्लेक्स में जाके शिफ्ट होना पड़ेगा, रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो अब बताओ जो इनके फॉलोअर होंगे बहादुर शाह जफर के, अब कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं थोड़ा बहुत डिसकंटेंट आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सिनारियोज पहले ही पॉलिटिकली हो चुके थे जिसको लेकर के भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा क्या था, रोष था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, इकोनॉमिक रीजन, यानी कि इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज, आई होप सो समझ में आ रहा है यार। अगर नहीं कुछ बातें आ रही समझ में तो एक बार जा करके पीछे बैक हो करके दोबारा देख लेना, यानी कि आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने इस टाइम पीरियड पर यानी कि 1765 से लेकर के 1857 के बीच के टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर के आए। और अंग्रेज जब इतने सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर के आए तो उनमें टैक्स सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। तो टैक्स सिस्टम के खिलाफ, अंग्रेजों के लाए गए टैक्स सिस्टम के खिलाफ कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में, जो भारतीय किसान थे, जो बहुत छोटे तबके के लोग थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं डिसकंटेंट था, गुस्सा था। और कैसे था ये भी सुनना, इन्होंने क्या क्या बातें लेकर के आए। तो अंग्रेजों ने 4 सिस्टम, टैक्स सिस्टम लेकर के आया था। पहला क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट को बोलते हैं भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये कब आया था, ये 22 मार्च 1793 को आया था। किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेके आया था, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन सोर ने। तो दोनों का मिला जुला नेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये था क्या, इसको समझाते हैं बाद में। अच्छा, कहाँ कहाँ पर ये लागू हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में लागू, बंगाल में लागू हुआ था। ये ध्यान दे लेना, ये सवाल जब पीसीएस में बैठोगे तो ये पूछ सकता है आपसे। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू हुआ था, तीसरा। दूसरा, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, इसे बोलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, था क्या भाई मेरे, ये कब आया था, ये 1820 में आया था, 1820 में आया था। सर थॉमस मुनरो लेके आए थे इसको, सर थॉमस मुनरो लेकर के आए थे। और कहाँ कहाँ पर ये हुआ था इंट्रोड्यूस, बंगाल कह रहा हूँ, मद्रास, बॉम्बे और असम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, हिंदी में नाम लिख लेना उसका। तीसरा, महलवारी सेटलमेंट, और ये कब आया था, 1822 में आया था। किसने लेकर के आया था, होल्ट मैकेंजी ने लेके आया था, होल्ट मैकेंजी लेके आया था। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर आया था भाई मेरे, तो ये आया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। और ये भाई मेरे कहाँ, आज का जो पाकिस्तान है उसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर कहाँ आया था वेस्टर्न यूपी में आया था, ये लागू हुआ था, जिसे बोलते हैं हम लोग आज के समय पे अपर गंगा वैली, यानी कि ऊपरी गंगा घाटी वाला एरिया। क्लियर। और कहाँ पर आया था, मध्य प्रदेश में आया था। लेकिन समझते हैं कि ये चीज़ था क्या जिसके खिलाफ लोगों के मन में इतना सारा रोष था। ठीक है, तो समझते हैं क्यों ऐसा था। तो ये पहले कुछ फैक्ट्स थे, उसको समझ लीजिए आप, और ये बात समझिएगा मेरी बात। परमानेंट सेटलमेंट लाने से पहले मुगलों द्वारा स्टार्ट किया गया एक सिस्टम था, दैट वाज द इजरादारी सिस्टम। इजरादारी सिस्टम, ये सवाल पूछ सकता है कि किसने लाया था, मुगल्स ने लेके आया था। और मुगल्स में किस राजा ने लेके आया था, तो जहांदार शाह ने लेके आया था, जहांदार शाह ने लेके आया था। ठीक है, जहांदार शाह क्या था,
मुगल सम्राट था उस समय, मुगल एम्परर था जब इजरादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, बात समझना मेरी बात को। इजरादारी सिस्टम था क्या, इसके थ्रू क्या करते थे मुगल्स, मतलब ये किंग है, यानी कि ये किंग हो गया भाई मेरे, ठीक है। किंग क्या करता था, एक जमींदार अपॉइंट करता था। किसको? जमींदार को। ये जमींदार अपॉइंट होता था ओनली फॉर 1 ईयर। और ये जमींदार क्या करता था, जो किसान होते थे, जो पीजेंट होते थे, उनसे वसूलता था टैक्स। अब जमींदार, एक बात बताओ, अगर राजा किसी जमींदार को केवल 1 साल के लिए अपॉइंट किया है और हर 1 साल बाद ऑक्शन हो रहा है नए जमींदार के अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो भाई होड़ मची रहेगी जमींदारी पाने के लिए। और जो ज़्यादा पैसा दे पाएगा, मतलब मेडिएटर्स को, वो जमींदारी पा जाएगा। अब वो पैसा देकर, घूस देकर के पहले ही नौकरी पाया हुआ है, तो जाकर के क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। जो आज के समय हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, तो वही समझ लो आप लोग। तो किंग जब 1 साल के लिए जमींदार अपॉइंट करता था तो भ्रष्टाचार तो होना ही था। तो ये जमींदार जब जमींदारी पाता था ना, तो भारतीय किसानों से, यानी कि भारतीय कमज़ोर लोगों से जितना मन चाहा क्या करता था, टैक्स वसूलता था। और इनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता था, डिस्क्रिमिनेट करता था, और ये परेशान भी होते थे। अच्छा, कॉर्नवालिस आया, जब ये चीज़ देखा कि इतना परेशान कर रहे हैं, तो इसने ला दिया परमानेंट सेटलमेंट। और उसने परमानेंट सेटलमेंट में एक काम कर दिया, कहा एक काम करते हैं यार, अब यहां पर कौन आ गए, ब्रिटिश आ गए। किंग के जगह पे कौन आ गए, ब्रिटिश आ गए। अब ये ब्रिटिश हेड हो गए। ब्रिटिश ने अभी भी जमींदार अपॉइंट किया, कहा एक काम करो, जमींदार जाओ, और अभी भी मैं जमींदार अपॉइंट कर रहा हूं, लेकिन ये 1 साल के लिए नहीं रहेगा, अब ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। यानी कि जमींदार का बेटा फिर जमींदार बनेगा, फिर उसका बेटा भी जमींदार बनेगा। तो अब क्या हुआ कि अब जमींदारों के मन में ये लगा, यार मेरे पास तो जीवन भर के लिए जिम्मेदारी है, तो ऐसा ना करें कि किसी का खून चूस करके पैसा कमाएं। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेलेबिलिटी मिला, किसको, भारतीयों को। लेकिन रेलेबिलिटी थोड़ा बहुत मिला, उतना नहीं, जबकि ये लोग पूरी तरह एंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम के लिए था। तो अब जमींदार थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारतीय किसानों को कम परेशान करने लगे, लेकिन फिर भी टैक्स वसूलते थे। क्यों टैक्स वसूलते थे अच्छा खासा, देखो ध्यान से। ब्रिटिशर्स ने कहा कि जितना पैसा तुम्हारा बात हुआ है, तय हुआ है, उतने पैसे का 10/11 भाग आप हमें दे दोगे, और 1/11 भाग आप अपने पास रख लोगे। यानी ब्रिटिशर्स अगर किसी पैसे का 11 हिस्सा किया जाए, 11 हिस्से का 10 हिस्सा अपने पास रखेंगे और 1 हिस्सा जमींदार के पास रखेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज फाउंडेशन नहीं था जमींदारों के लिए। किस चीज का फाउंडेशन नहीं था, उनको क्या करना था कि भाई मेरे 10 हिस्सा ही देना है, उसके ऊपर जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जबरदस्ती ले लेते थे, वो सब उनका पैसा था। ठीक है ना, तो वो चीज़ करने लगे जमींदार, और इससे फिर किसान परेशान होने लगे। तो परमानेंट सेटलमेंट था। फिर आया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में कहा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ना मेडिएटर को नहीं रखते हैं, इस बार ब्रिटिश रहेंगे, यानी कि ब्रिटिश होंगे, और सीधे किसान होगा। कौन होगा भाई मेरे, किसान। यहां पर भी कौन रहेगा, किसान, यानी इसे पीजेंट बोलते हो आप। तो ब्रिटिशर्स सीधे डायरेक्टली अब पीजेंट से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। और कितना लेंगे, उनकी पूरी कमाई का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 पार्ट। यानी कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूं, तो 33 रुपये ले जाकर के मैं ब्रिटिशर्स को दे दूंगा। ये मेरा टैक्स कलेक्शन, टैक्स देने का वो होगा। इन्होंने मेडिएटर तो खत्म कर दिया इस सिस्टम से। तो बताओ, कोई व्यक्ति का तीसरा हिस्सा आप टैक्स के रूप में ले रहे हो, तो कितना पैसा कमाएगा यार। उसको अपना जीवन भी चलाना है, कुछ पैसे सेविंग करके अपने घर भी बनवाने हैं, और इतनी खेती तब उतनी अच्छी होती भी नहीं थी। तब बताओ, तब इतना परेशान नहीं होंगे ये सब। तो कहीं ना कहीं भारतीय किसानों के मन में इनकी जो टैक्स सिस्टम था उसके खिलाफ गुस्सा था, डिस्कंटेंट था, और वो भी एक रीज़न बना, क्या कहते हैं, 1857 की विद्रोह का, रिवॉल्ट का। क्लियर है बात, तो ये नोट कर लो और आगे फिर मूव करते हैं। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड पर, यानी कि अगर मैं बोलूं कि जब 1857 के बीच का टाइम पीरियड जो रहा 1765 से लेकर के लगभग अगर मैं बोलूं कि जब तक ब्रिटिशर्स थे, 25 बड़ी महामारियां आई थी। महामारी, अकाल, समझ रहे हो, अकाल।
25 बड़े अकाल आए थे। अब अकाल में क्या होता है कि वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, फूड की स्कार्सिटी यानी कि फूड की कमी, पानी की कमी, तो लोग अपने आप खाना और पानी के बिना मरने लगते हैं। तो इस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं 25 अकाल के आसपास लगभग जो बड़े पैमाने पे आए थे भाई मेरे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक रीजन इसका एक भी और ये भी बना, तो ध्यान सुनना कि नियर अबाउट 25 फेमाइन यानी कि अकाल अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी कि लगभग 25 अकाल इस टाइम पीरियड पर आए थे। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारतीयों के मन में, और फेमाइन आएगा तो किसकी कमी आएगी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर और फूड की आएगी, यानी कि खाने की कमी और पानी की कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में इसके खिलाफ, क्योंकि उनको भाई खाना सही से नहीं मिल पा रहा था और वाटर भी नहीं मिल पा रहा था, और तुम टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो मुझसे, तो इसके लिए भारतीयों के मन में, जो भारतीय किसान थे, वो और गुस्सा बढ़ता चला गया उनके मन में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइन के बारे में भी पूछता है, तो मैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइन का नाम लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। पहला फेमाइन है ग्रेट बंगाल फेमाइन। इसको बोलते हैं बंगाल भीषण अकाल, और एक कब हुआ था भाई मेरे, ये 1770 में आया था। फिर आता है दोजी बरा फेमाइन, दोजी बरा अकाल, और एक कब आता है, 1791 में आता है। और ये कहाँ पर आता है ये भी ध्यान दे लो थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाओगे, गुजरात के बाद क्या करोगे, एमपी वाला एरिया कवर कर लो, और एमपी वाला एरिया कवर करने के बाद यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा में चले जाओ। यानी कि 4 जगहों पर ये मेनली आया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और उड़ीसा, ठीक है। फिर आया ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और फिर आया आपके पास ग्रेट फेमाइन, सॉरी बिहार फेमाइन। और बिहार फेमाइन की बात मैं करूं तो बिहार, सॉरी, इसे बिहार अकाल कहते हैं। और एक कब आया था, ये 1873 में आया था। फिर आता है एक ग्रेट फेमाइन, ग्रेट बंगाल नहीं, सिर्फ ग्रेट फेमाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं भीषण अकाल, सिर्फ इसका नाम भीषण अकाल हो, और ये आया था 1876 में आया था। ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार सवाल भी आया था, ग्रेट फेमाइन भारत में किसके टाइम पीरियड पे आया था, यानी किस वायसराय के टाइम पीरियड पे आया था, तो उस समय वायसराय था नॉर्थ ब्रूक। ध्यान दे लेना भाई मेरे, नॉर्थ ब्रूक था उस समय वायसराय। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे लो इसमें, अगर मैं बोलूँ ग्रेट फेमाइन 1876 में आया था, तो 1876 से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान दे लेना। 1876 में, 1876 में ही क्वीन विक्टोरिया को, यानी कि जो उस समय क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया को क्या दिया गया था, इम्प्रेस ऑफ इंडिया का ताज दिया गया था, यानी कि भारत की रानी का ताज दिया गया था। इम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की रानी का ताज दिया था। तो सवाल पूछ लेगा कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की रानी का ताज क्वीन विक्टोरिया को किस ईयर में मिला था, तो 1876 से मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइन थे। एक और था इंडियन फेमाइन, 1896 है वो भी, तो याद कर लेना उसको, इंडिया भारत अकाल बोलते हैं उसको। तो ये सारे के सारे फेमाइंस थे जो उस टाइम पर, यानी कि जो अकाल था उस टाइम पर आया हुआ था, और इसके कारण भारत में किसकी कमी होगी, वाटर की और फूड की कमी होगी। और जब वाटर और फूड की कमी हो गई, तो अब भारतीयों के मन में कि भाई तुम हम पे शासन कर रहे हो और हमें भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, और ऊपर से टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो, ठीक है। तो भारतीयों के मन में एक गुस्सा और बढ़ने लगा। फिर ये लोग क्या करते थे कि जो जमींदार होते थे, छोटे मोटे बड़े जमींदार होते थे, अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे भारतीय राजा महाराजाओं की, सॉरी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स उनके टेरिटरी, उनके एरिया को कब्जा कर लेते थे। तो भारतीय जमींदारों के मन में भी गुस्सा था। तो 2 रीजन खत्म हो गया, पॉलिटिकल रीजन, एक इकोनॉमिक रीजन, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। अब तीसरा रीजन आता है जो मेन रीजन है, मतलब और 2 रीजन बचे ना भाई, आई होप सो
समझ में आ रहा है आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दैट इज व्हाट सोशियो रिलीजियस रीजन कॉज। इसे बोलते हैं धार्मिक सामाजिक धार्मिक रीजन, सामाजिक धार्मिक कारण। अब समझना इस बात को, सोशियो रिलीजियस रीजन की बात अगर हम लोग करें तो क्या रीजन था, ध्यान सुनना। इस टाइम पीरियड पर इन्होंने सती सिस्टम भारत में चलता था। सती सिस्टम क्या था कि जो भारतीय अगर महिलाओं के पति का डेथ हो जाता था तो उनके साथ उनके वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो सती सिस्टम चलता था। इस सती सिस्टम को 1829 में एंड कर दिया गया था। किसके द्वारा? उस समय का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़वादी लोग थे, उनके मन में यह था कि यार सती सिस्टम खत्म कर दिया, यानी कि हमारे धर्म पे चोट पहुंचा दिया भाई। ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे थे कि एक सामाजिक बुराई है, एक सोशल लेवलनेस है। उनको लगा कि मेरे धर्म पे चोट पहुंचा दिया। तो जो प्रीस्ट थे, जो और भी लोग थे जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के थे, उनके मन में अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ और गुस्सा बढ़ने लगा। यानी कि कहते हैं जितना डिस्कंटेंट होना चाहिए उतना डिस्कंटेंट हो गया। अच्छा, इसको लायक किसके हेल्प से किया था? राजा राम मोहन राय के हेल्प से खत्म किया था। राजा राम मोहन राय के हेल्प से खत्म किया था। अच्छा, ये सवाल पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर ने नहीं, अकबर सेकंड ने दिया था। ये मुगल एम्परर थे। ठीक है, फिर सती सिस्टम जब एबॉलिश्ड हो गया तो भाई मेरे आप बताओ, अगर सती सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हमारे देश में विधवाएं बचने लगेंगी। तो विधवाओं का लोग शादी नहीं करने देते थे। और सपोज बोलो किसी का शादी 5 दिन पहले हुआ है और छठे दिन उसके पति का डेथ हो गया। ठीक है, तो अब विधवाओं का शादी नहीं करने देते थे ये लोग। तो शादी नहीं करने देते तो विधवाओं का शादी करने के लिए भी इन्होंने एक रूल ले आया। कहा भाई मेरे विडो री मैरिज एक्ट ले आया। कहा आज से विधवाओं का शादी एक कानूनी अधिकार हो गया है। यानी कि विधवा पुनर्विवाह, ये पूछ लेता है, पुनर्विवाह अधिनियम लेके आया गया। और ये कब लेके आए? 1856 में लेके आए थे। कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। किसके हेल्प से लेके आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से लेके आया था। ठीक है भाई मेरे। फिर इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने वुमन एजुकेशन यानी कि महिलाओं की शिक्षा पे बढ़ावा दिया। अब बताओ, पहले के समय पे तो लोग पढ़ाना नहीं, बेटे को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, महिलाओं को कौन पढ़ाना चाहेगा। लेकिन इन्होंने वुमन एजुकेशन पे भी क्या कहते हैं बहुत फोकस्ड किया। तो अब इनको लगा कि अरे यार ये तो हद ही हो गया। अब मतलब पहले सती खत्म किए, विडो री मैरिज खत्म किए, वुमन एजुकेशन ला दिए। तो जो कंजर्वेटिव माइंड वाले, जो फैनेटिक और बाइगट लोग थे, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा और डिस्कंटेंट उत्पन्न होने लगा। अच्छा, ये खत्म तो हुआ ही नहीं था, इन्होंने क्या कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में क्रिश्चियन स्कूल खोलने का क्या दे दिया। 1813 के एक्ट बताया था ना आपको, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज को क्रिश्चियन स्कूल्स खोलने का और क्रिश्चियन का प्रचार करने के लिए अधिकार दे दिया गया था। तो अब बताओ, जब क्रिश्चियन आ गया तो हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको ये लगा कि ये तो भाई साहब मेरे दीन और धर्म को क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे दीन और धर्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अब ये हिंदू और मुस्लिम सारे जो कॉमन मैन थे उनके मन में भी गुस्सा आने लगा। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस बन गए जो सोशियो रिलीजियस रीजन थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में, यानी कि भारतीय राजा महाराजाओं के मन में तो आ ही गया था, किसानों के मन में आ ही गया था, जो नॉर्मल लोग थे यानी कि जो बचे हुए कॉमन फैमिली मैन लोग थे उनके मन में भी बहुत सारा गुस्सा आ गया, डिस्कंटेंट हो गया। तो सब के सब इकट्ठा हो गए। और जब इतनी सारी बातें इकट्ठा हो गई ना, कहा ना था मैंने पीछे बैकग्राउंड में जितनी गलतियां करके आए वो सब मम्मी नोटिस कर रही है। ठीक है, और जिस दिन एक दिन छोटी सी गलती की है उसको कूटने का मन किया, उसी दिन कूटना स्टार्ट कर देगी। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशियो रिलीजियस कॉज, इतनी सारी रीजन इकट्ठा हो गए थे। अब छोटी सी गलती क्या कर दी, वही मंगल पांडे वाला केस। और वो बात करते हैं इमीडिएट इफेक्ट। जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डाल देना, आग तो लगी हुई थी मन में और घी पड़ गया क्या, मंगल पांडे वाला केस। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट वाज द इमीडिएट इफेक्ट। क्या होता है भाई मेरे इमीडिएट इफेक्ट में, ध्यान से समझना। यानी कि तत्कालिक प्रभाव, तत्कालिक कारण।
या प्रभाव, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मन के मालिक हो। ठीक है, ये कहानी जो शुरू होती है ना, जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम शुरू होता है, ये कहानी शुरू होती है एक जगह, एक सिचुएशन से। सिचुएशन क्या था भाई मेरे, ब्रिटिश कंपनी ने अपना जो पुराना राइफल था उसका नाम था बेस राइफल। उस बेस राइफल को क्या किया था उन्होंने, रिप्लेस किया एक दूसरे राइफल से, उसको बोलते हैं इनफील्ड राइफल। ठीक है, भाई मेरे घोड़ा तुमको इसी से चला के मारेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाई करोगे तो। और एक और राइफल आ गया, नया राइफल आ गया, दैट वाज व्हाट, इनफील्ड राइफल। इसको बोलते थे इनफील्ड राइफल, इसको बोलते थे बेस राइफल। ठीक है, तो बेस राइफल की जगह पर ब्रिटिशर्स ने किसको इंट्रोड्यूस किया, इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस पड़ता था, जो कार्ट्रिजेस पड़ता था, जो कारतूस पड़ता था, यानी कि जो कार्ट्रिजेस पड़ता था, उस कार्ट्रिजेस यानी जो कारतूस था, उस कारतूस को भरने के लिए उसको खींचना पड़ता था, मुंह से टीयर डाउन करना पड़ता था, और फिर उसके बाद बंदूक में डाल करके फिर चलाना पड़ता था। अब क्या हुआ कि एक र्यूमर फैल गया, र्यूमर यानी कि अफवाह। ठीक है, अफवाह भाई साहब बचो। ठीक है, एक र्यूमर फैल गया। वो र्यूमर फैल गया क्या कि ये जो देख रहे हो अफवाह एक विद्रोह ले आ रहा है, ला करके एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया अफवाह। तो अफवाह कितना, र्यूमर कहते हैं ना कि र्यूमर बहुत बुरी चीज़ है भाई, किसी को ऊपर भी उठा सकती है और किसी को नीचे भी कर सकती है, यानी कि अप भी कर सकती है, उसका डाउनफॉल भी ला सकती है। तो ये चीज़ हुआ क्या कि इनफील्ड राइफल में कार्ट्रिजेज जो यूज होता था उसको टीयर डाउन कर करके उसमें भरना पड़ता था, फिर गोली चलानी पड़ती थी। अब अफवाह ये फैल गया कि ये जो कार्ट्रिजेज है, जो यानी कि जो कारतूस है, ये कारतूस जो है जो खींच रहे हैं हम लोग, वो बनी हुई है सूअर और गाय की चर्बी से। यानी कि जो कार्ट्रिजेस बने हुए हैं किससे बने हुए हैं, पिग से और काऊ के चर्बी से, यानी कि पिग और काऊ के फैट से। अब एक बात बताओ, अगर पिग की चर्बी उसमें है तो मुस्लिमों के लिए हराम है, अगर काऊ की चर्बी है तो हिंदुओं के लिए हराम है। तो जब ये र्यूमर फैला तो पहले तो कुछ दिन तक काट वाट रहे थे, सब लोग सब बच्चे भर रहे थे, लेकिन जब र्यूमर फैल गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ कि यार तुम मुझे मेरे धर्म को, मतलब जो करना गुलामी करवाओ, सब कुछ करवाओ, वो ठीक है, तुम मेरे सीधे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हो। वो कौन सी मूवी है, पीके मूवी है ना, जिसमें कहता कि एक सीख लेनी ही चाहिए, किसी व्यक्ति के, कहता है ना कि किसी व्यक्ति के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा दो, उसको बुरा भला कह दो, लेकिन उसके धर्म के बारे में मत कहो। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ कि पिग और काऊ का फैट जब उन्होंने सुना तो उनके मन में ये लगा कि यार हम तो कहते ना कि दीन उससे गए ही गए, समाज से तो गए ही गए थे, अब अपने धर्म से भी गए। ठीक है, हमारे पास अपना खुद का वजूद तो था ही नहीं, अब धर्म भी खत्म हो गया हमारा। तो अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में विरोध उत्पन्न होना शुरू हुआ, और विरोध सबसे पहले स्टार्ट होता है मंगल पांडे के नाम से। मंगल पांडे को जब ये पता चला तो, और कारतूस जाहिर सी बात है वो भी फाड़ ही रहे थे, क्योंकि वो क्या थे, मंगल पांडे एक सैनिक थे। तो जब उन्हें बात पता चलती है तो वो अपनी बात ब्रिटिशर्स के सामने दर्ज करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ये बात मानने से मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ है। ठीक है, कि कारतूस में गाय की चर्बी वगैरह और सूअर की चर्बी वगैरह पड़ी है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे ने अपने मित्रों के साथ मिल करके बनाया, कहा कि ना ना ना, इनको ओवरथ्रोन करना है, यानी इनको हटा देना, भगा देना है। और मित्रों के साथ क्या कहते हैं एक अपना प्लान बनाया और कहा कि एक काम करते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि बैरकपुर छावनी थी और बहरामपुर छावनी थी, दोनों की दोनों छावनी जो थी वो कहाँ थी, बंगाल में ही थी। तो ये हुआ कि बैरकपुर छावनी और बहरामपुर छावनी की जब सेना एक साथ आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिल करके क्या करेंगे, उनके ऊपर धावा बोल देंगे, हमला बोल देंगे अंग्रेजों के खिलाफ, और सबको मार देंगे। और एक साथ पहले से ही हम सारे भारतीय सैनिकों को बता के रखेंगे कि एक साथ ही हम लोग हमला बोलेंगे, और जहाँ जहाँ वो लोग अपॉइंटेड हैं, जितने ब्रिटिशर्स हैं, सबको मार डालेंगे। ये उनका पूरा प्लान था जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में लगभग 3 लाख भारतीय सैनिक थे
और 40 से 50 हज़ार क्या थे, ब्रिटिश सैनिक थे। तो कहे 3 लाख भारतीय सैनिक 40 से 50 हज़ार सैनिकों को मार देंगे तो भारत से पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, अंग्रेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, और कर नहीं पाए तो उनको प्लान फेल हो गया। तो होता क्या है, ये समझ में आया ना बात, होता क्या है कि 29 मार्च को ये पूरा प्लान, पहले तो दूसरा टाइम उन्होंने डेडलाइन डिसाइड किया था, लेकिन 29 मार्च को सिंगल हैंडली यानी कि अकेले, कौन, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सिंगल हैंडली, या मैं बोलूं कि अकेले, ठीक है, ब्रिटिश सुपीरियर ऑफिसर को, ब्रिटिश सुपीरियर ऑफिसर को क्या करने लगे, उनके ऊपर फायरिंग करने लगे, और उन पे जो ब्रिटिश के बड़े ऑफिसर्स थे उनके ऊपर फायरिंग करने लगे, और उन्होंने वहीं से उनको फायरिंग करने लगे और मारने लगे। अब इस बात को लेकर के फिर यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल हैंडली और ब्रिटिश के ऊपर सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर फायर करने लगे, तो मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट कर लिया गया मंगल पांडे को, अच्छा एक चीज़ और, मंगल पांडे का मैं बोलूँ गांव का नाम क्या था, जिला, तो ये बलिया के थे भाई मेरे, ये क्या थे, बलिया के थे। कहाँ पर, यूपी के नगावा गांव में, नगावा विलेज, ये ध्यान दे लेना भाई मेरे, क्योंकि यूपी वाले हो तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मंगल पांडे के जो सेना का नाम था, जो रेजिमेंट का नाम था, वो था भाई मेरे 34th इन्फेंट्री, ठीक है, रेजिमेंट। इन्फेंट्री मतलब समझते हो भाई मेरे, पैदल सेना, यानी कि ऐसी सेना जो पैदल लड़ेगी रह करके। एक कैवलरी होती है, ठीक है, वो होती है घुड़सवारी वाली। तो 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट, इनको इन्फेंट्री का नाम था मंगल पांडे की, ठीक है। अच्छा ये कहाँ के थे भाई मेरे, ये थे बैरकपुर के। और बैरकपुर भाई मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि बैरकपुर मेरठ वाले छावनी को बोलते हैं, नहीं, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में था। बैरकपुर कहाँ पर था, वेस्ट बंगाल में था। तो ये कुछ मंगल पांडे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था। तो ये अरेस्ट हो गए 29 मार्च को, क्योंकि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर पे गोली चलाने लगे। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, एक सेट करते हैं एग्जाम्पल, ताकि फिर से कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। तो इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को हैंग्ड कर दिया, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया। अब जब इनको फांसी पर चढ़ा दिया ना, तो भारतीय सेनाओं के मन में ये लगा, यार हम तो पूरे के पूरे जी जान से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं हम वहां लड़ने चले जा रहे हैं, अपने जीवन का, अपने लाइफ का बिना ध्यान दिए हुए। और ये एक छोटा सा सैनिक, एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर के उनसे शिकायत करने गया, तो उसको वो लोग कहाँ पर चढ़ा दे रहे हैं, सूली पे, यानी कि हैंग्ड कर दे रहे हैं। तो अब भारतीय सेनाओं के मन में थोड़ा सा गुस्सा और बढ़ गया। अब देखो लो कैसे कैसे गुस्सा बढ़ता चला जाता है। फिर कहानी आती है 24 अप्रैल की। अप्रैल 1857 को एक और रेजिमेंट था, उस रेजिमेंट का नाम था 3rd नेटिव कैवलरी रेजिमेंट। कैवलरी मैंने बताया मैंने, ऐसे लोग जो घुड़सवारी करके, यानी कि घोड़े पर सवार होकर के लड़ाई करते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ये भी बंगाल का ही था। और इन्होंने क्या कर दिया, दे रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रिजेस, यानी कि जो कारतूस था उसको यूज करने से इन्होंने भी मना कर दिया। अब जब इन्होंने मना कर दिया तो कहा, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा कि और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि और लोग डरें। समझ में आया कि नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया कि 9 मई 1857 को इनमें से लगभग 85 लोगों को, यानी कि 85 लोगों को क्या कर दिया इन्होंने, कोर्ट मार्शल कर दिया, या 85 लोगों को क्या कर दिया, मतलब इन्हीं 85 में से ही मतलब कंबाइंड थे, कुछ का कोर्ट मार्शल कर दिया, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। और 5 जो कहे होंगे ना थोड़ा सा
कैजुअल लोग होते हैं, चटकारता करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा कुछ किया हुआ होगा अपना, उनको 5 लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन 85 लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, या तो कोर्ट मार्शल कर दिया उनका, या तो उनको जेल में डाल दिया। अब जब इतनी बात हो गई भाई मेरे, तो अब जितने भी भारतीय सैनिक थे, अब उनके मन में और गुस्सा बढ़ गया कि यार ये तो हद ही कर दे रहे हो, इतना भी हम लोग गिरे हुए नहीं हैं कि आप हम पे अत्याचार करते जाओ और हम आपके खिलाफ खड़े ना हो। तो 10 मई, भाई साहब डेट याद कर लेना, 10 मई 1857 को क्या कर दिया, मेरठ के, अब यहाँ से शुरू होता है, वो बैरकपुर अलग है, मेरठ अलग छावनी है भाई, मेरठ के सोल्जर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। और यहां पर जितने भी सैनिक थे उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को मार करके, उनके बंदूक को छीन कर करके, और रास्ते में कहां भाग गए, दिल्ली की तरफ भागने लगे। किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे, मार्चिंग टूवर्ड्स दिल्ली, यानी कि दिल्ली की तरफ जाने लगे। और रास्ते में जितने ब्रिटिशर्स पढ़ते थे उन सबको मारते हुए, जो भी मतलब मिल जाता था, आओ तुमको भी कूटते हैं, ठीक है, जिनको जो भी मिल जाता था उनको मारते हुए आगे बढ़ते चले गए। और अपने जितने भी साथी थे जो कहीं ना कहीं कैदी थे, जो जेल में बंद थे, उनको छुड़ाते हुए और कहते हैं अपनी सेना बढ़ाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी तरीके से रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन किसका भी आ जाता है, पार्टिसिपेशन आ जाता है भारतीय राजाओं का भी। और भारतीय राजाओं में अगर मैं बोलूँ शुरुआत कहाँ से हो जाती है, शुरुआत होती है दिल्ली से। ये सब पहुँचते हैं 10 मई को, घूमते हैं यहाँ से, उठते हैं, और 11 मई को पहुँचते हैं कहाँ पर, दिल्ली में। और 11 मई को दिल्ली में पहुँचते हैं और वहीं से शुरुआत होती है, क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से रिवॉल्ट सेंटर के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं रिवॉल्ट होता है, और कौन कौन लीड करता है, और उसको सप्रेस करने के लिए कौन कौन अंग्रेज आते हैं, ठीक। 1 मिनट। ठीक है भाई मेरे। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से अब देखो सारे के सारे कॉज खत्म हो गए, यानी कि सारे रीजंस थे जिसके कारण हमारा 10 मई 1857 को क्या स्टार्ट हुआ, 10 मई 1857 को हमारा रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट सेंटर, यहां से सवाल भाई बहुत बनता है यार, प्लीज। इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट सेंटर, इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट सेंटर, महत्वपूर्ण केंद्र, किसके, विद्रोह के। विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, लाइक जैसे मैं बोलूं कि दिल्ली में एक सेंटर था, फिर झांसी जहाँ पर राजा महाराजा लड़ रहे थे, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर जगदीशपुर, आरा बिहार, फिर उसके बाद मैं करूँ फैजाबाद, फिर उसके बाद मैं बात करूँ बरेली। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटर थे जहाँ पर लड़ाई हो रही थी, अलग अलग राजा महाराजा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और उन राजा महाराजाओं को सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ों ने के तरफ से कौन लड़ रहा था, इसको भी ध्यान देते हैं कि किसने सप्रेस किया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, तो अब होता है भाई मेरे 11 मई को सब पहुँच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली की बात मैं करूँ, दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली को लीड कौन कर रहा था, लेड बाई बहादुर शाह द्वितीय, जिसे आप लोग बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हो, बहादुर शाह सेकंड बोलते हो आप, ठीक है। और ये कौन थे, मुगल एम्परर थे, यानी कि मुगल सम्राट थे, और अंतिम मुगल सम्राट यही थे भाई मेरे, ये भी ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है। दिल्ली में लीड कौन कर रहा था इस क्या कहते हैं रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को। अच्छा, वैसे भी किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था ये रिवॉल्ट, ये भी अगर पूछ ले तो बहादुर शाह सेकंड भी होगा उसका भी आंसर। पूरा रिवॉल्ट ही किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो बहादुर शाह सेकंड के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। और दिल्ली में कौन लीड कर रहा था, तो वहां पर भी बहादुर शाह सेकंड लड़ रहे थे, लेकिन उनका कमांडर था बख्त खान, इनका कमांडर था बख्त खान, ये लीड कर रहा था। मतलब जाहिर सी बात है यार,
वो इतने बुढ़े हो गए थे कि वो लड़ाई करने थोड़ी ना आएंगे, लेकिन वो कमांडर बख्त खान लीड कर रहा मतलब लड़ रहा था। और किसके द्वारा लीड हो रहा था ये बात, ये हो रहा था बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा हो रहा था। तो सवाल अगर बहुत डेप्थ में पूछ लिया, ज़्यादा पूछता तो नहीं है, पूछता ये कि दिल्ली में कौन लीड कर रहा था, तो बहादुर शाह सेकंड लीड कर रहे थे, यानी इसे बहादुर शाह जफर बोलते हो आप लोग। और अगर सवाल पूछ ले कि कौन कमांडर था जो लीड कर रहा था, तो बख्त खान था जो लीड कर रहा था दिल्ली में। कब स्टार्ट हुआ था भाई मेरा दिल्ली में, तो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 11 मई 1857 को, ठीक है। और लीड कौन कर रहा था, बहादुर शाह द्वितीय। इनको सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों की तरफ कौन आया था, सप्रेस्ड बाई, तो जॉन निकोलसन प्लस विलियम हुडसन। ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था भाई, विलियम हुडसन, हुडसन नहीं हुडसन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जॉन निकोलसन और विलियम हुडसन ने दिल्ली में क्या किया था, इस जो नेतृत्व जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस किया था। स्टार्ट किसने किया था, बहादुर शाह सेकंड ने, और कहाँ पर, दिल्ली में 11 में 1857 को हुआ था। दिल्ली पे कब्जा कब कर लिया इन्होंने, तो इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 20 सितंबर, ये सवाल पूछता है, 1857 को। 20 सितंबर 1857 को फाइनली दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया, क्या कहते हैं इन्होंने, क्या कहते हैं अंग्रेजों ने। लेकिन एक और कहानी सुनना इसके 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 रिगार्डिंग, जो विलियम हुडसन था ना, इसने जब दिल्ली पर क्या कहते हैं दिल्ली के रिवॉल्ट को क्रश कर रहा था, तो क्रश करते समय इसने क्या किया था, बहादुर शाह सेकंड के जितने बेटे और नाती थे, जो 3 लोग थे, कौन कौन थे, ही किल्ड मिर्जा सुल्तान, नहीं सॉरी, मिर्जा मुगल, कॉमा, मिर्जा मुगल नाम था, मिर्जा अबू बकर एंड खिज्र सुल्तान। इसने क्या किया, इनको मार दिया। और कहां पर मारा भाई मेरे, वहां पर एक गेट है जिसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली गेट, के पास एक दरवाजा था, उसका नाम था लाल दरवाजा, ठीक है। उस लाल दरवाजे के पास इन तीनों लोगों को खड़ा करके पिस्टल से भून दिया था, इसीलिए इस लाल दरवाजे को हम लोग बोलते हैं आज के समय पे खूनी दरवाजा। तो ये केस भी सुन लो भाई मेरे, और ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि लाल दरवाजा कहाँ पर है, दिल्ली गेट में है, ठीक है। और उसी को आज के समय पे क्या बोलते हैं, खूनी दरवाजा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि विलियम हुडसन ने बहादुर शाह सेकंड के जितने नाती थे और बेटे थे, उनको यहीं पर खड़ा करके क्या कर दिया था, शॉट डेड, यानी कि एट कहते हैं ना तुरंत मर जाने वाली बात होती है, शॉट डेड एट स्पॉट, ठीक है। स्पॉट पर ही मर गए थे ये तीनों के तीनों, ठीक। बहादुर शाह सेकंड की वाइफ का नाम था, ये सवाल पूछता है, जीनत महल, वाइफ नेम जीनत महल, जीनत महल, ठीक है। और बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने कब क्या कहते हैं बंदी बना करके, यानी कि इनको कैदी बना करके कहां भेज दिया, ही imprisoned एंड सेंडेड टू रंगून। कहां पर भेज दिया, रंगून में भेज दिया। इनको कैदी बना करके इनको क्या कहते हैं अरेस्ट करके कहां भेज दिया, रंगून, जो कहां पर आज समय बर्मा यानी कि म्यांमार में है। और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, यानी बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो अगर सवाल पूछे कि बहादुर शाह सेकंड की कब्रगाह कहां पर है, यानी कि, तो उसको क्या आंसर दोगे, रंगून में, यानी कि बर्मा में। ये सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। हुमायूं का टॉम कहां पर है, तो वो आपका दिल्ली में है, ठीक है, ठीक भाई मेरे। तो ये सारे सवाल आपसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ रिलेटेड था दिल्ली से रिलेटेड, और दिल्ली से रिलेटेड, और कब स्टार्ट हुआ था दिल्ली में रिवॉल्ट, 1811 में 1857 को। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा प्लेस, सारे प्लेस के बारे में पढ़ेंगे भाई मेरे, एक एक करके। आते हैं झांसी।
झांसी में कब हो रहा था ये रिवॉल्ट? 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था झांसी में। कौन लीड कर रहा था? दो लोग, रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, यानी कि लेड बाई हुम, रानी लक्ष्मीबाई, प्लस इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे यहां पर भी साथ दे रहे थे और नाना साहिब का भी साथ दे रहे थे कानपुर में। कानपुर में नाना साहिब के साथ भी लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़ रहे थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। अच्छा, तात्या टोपे का रियल नाम एक बार पूछा था, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। इनको सप्रेस करने के लिए कौन आया था, यानी कि इनको दबाने के लिए इस विद्रोह को झांसी के एरिया में? तो सप्रेस्ड बाय ह्यूज रोज। क्या नाम था उसका भाई मेरे? ह्यूज रोज नाम था, उसने सप्रेस्ड किया था। तो ये ध्यान दे लेना, ठीक है। तीसरा झांसी हो गया, बस फटाफट खत्म करते चलो। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, जो बन रहा है क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूं। तीसरा कानपुर, नहीं, कानपुर से पहले लखनऊ। लखनऊ, क्योंकि लखनऊ भी 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, ये सवाल पूछता है, और यूपी वाले याद कर लेना भाई मेरे। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल किसकी वाइफ थी? मैंने बताया है पीछे आपको, वाजिद अली शाह की वाइफ थी। और साथ में मौलवी अहमदुल्ला, ये लड़ रहे थे इनके साथ। मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल कहाँ पर लीड कर रहे थे? लखनऊ में लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। और बेगम हजरत महल कौन किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ किसकी थी? वाजिद अली शाह की वाइफ थी। वाजिद अली शाह की वाइफ थी। कौन थे ये भाई मेरे? लास्ट नवाब ऑफ अवध थे। क्लियर? और मैंने बताया भी था कि कैसे अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह के पास अपना रियल सन होते हुए भी अंग्रेजों ने उसको क्या कर लिया था? अनेक्स्ट कर लिया था। किसके नाम पर? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम पर। तो ये लीड कर रही थी। मौलवी अहमदुल्ला, एक ध्यान दे लेना भाई मेरे, ये इंडिया के मतलब लखनऊ के एरिया के नहीं थे, ये मद्रास के थे। ये पीछे सोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको सप्रेस करने के लिए कौन आया? तो उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। मेनली यही पूछता है। कॉलिन कैंपबेल जो था, इसने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को। कहां पर? लखनऊ के एरिया में, ठीक है, यानी कि दबाया था, खत्म किया था रिवॉल्ट को। तो ये सवाल पूछता है कि किसने स्टार्ट किया, किसने दबाया, ठीक है, यानी कि इंडिया। अगला देखना, अब आ जाते हैं कानपुर में। चौथा कानपुर, ठीक है। कानपुर की बात हम करें तो ये 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा था? तो लीड कर रहे थे लेड बाई, बताया ना मैंने, नाना साहिब मराठा के पेशवा थे, लेकिन वो लीगल तो नहीं मानते हम लोग, लेकिन वही थे जो पूना से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। प्लस तात्या टोपे और प्लस अजीमुल्ला, ठीक है। ये लोग मिल करके लीड कर रहे थे, लेकिन मेनली नाना साहिब इंपॉर्टेंट है और तात्या टोपे इंपॉर्टेंट। तात्या टोपे का मैंने बताया कि आपको क्या नाम था उनका मेनली। इसको सप्रेस करने के लिए कौन आया था? सप्रेस्ड बाई अगेन जो लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ कानपुर आसपास ही है, तो यहाँ पर भी कॉलिन कैंपबेल गया था, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, नामी कॉलिन है तो सफाया करेगा ही ना, हैं कि नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, हो गया ये, चलो। छठा, कितना 4 होता ना, 5वां इलाहाबाद। यहां हुआ था इलाहाबाद 6 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था?
लेड बाई मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, और इसको सप्रेस करने के लिए कौन आया? जॉन नील। क्लियर? एक और याद कर लो, छठा फैजाबाद, ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, फैजाबाद ये भी जून 1857 में आया किए थे ये भी, और इसको लीड कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला, जो लखनऊ में साथ दे रहे थे, वो यहाँ पर लीड कर रहे थे, लेड बाई मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और सप्रेस किसने किया था? लेकिन यहाँ पर सप्रेस करने के लिए कॉलिन कैम्पबेल नहीं आया था, जॉन नील आया था। तो ध्यान दे लेना, भले ही लखनऊ के पास है, जॉन नील आया था, लेकिन इसको सप्रेस किसने किया था? जॉन नील ने किया था। आते हैं आगे। छः सात, जगदीशपुर, जिसे बोलते हैं आरा, ये कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? बिहार में। ये कब हुआ था? यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था? यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। कौन लीड कर रहा था? लेड बाई बाबू कुंवर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक नहीं बहुत बार आया हुआ, पीछे से छोड़ दो सब जगह पर आया हुआ है, बाबू कुंवर सिंह। और इनका साथ दे रहे थे अमर सिंह। अमर सिंह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाबू कुंवर सिंह तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाबू कुंवर सिंह की एज थी नियर अबाउट 80 ईयर्स। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट व्यक्ति थे, ओल्डेस्ट पर्सन हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर सवाल पूछे कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1857 का नेतृत्व कर रहा था और सबसे ओल्डेस्ट था, तो बाबू कुंवर सिंह आंसर मार के आ जाना है। ये आंसर आपसे पूछता है क्वेश्चन। प्लस ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा में पड़ता है। इसको सप्रेस करने के लिए आया था विंसेंट आयर। ठीक है, तो ये हो गया जगदीशपुर। आगे जगदीशपुर के बाद फैजाबाद, हाँ बरेली, 8वां बरेली, अगेन यूपी वाले, आई थिंक ये होगा बरेली, अगेन यूपी वाले इंपॉर्टेंट भाई मेरे। उत्तर प्रदेश, इसको लीड कर रहे थे और ये भी जून 1857 में स्टार्ट हुआ था। इसको लीड किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। क्लियर? और इसको सप्रेस्ड किसने किया था? सप्रेस्ड बाय विंसेंट आयर ने किया था इसको भी। अब पीछे नाम बताया भी हूं तो ध्यान दे लेना, लेड बाय, यानी कि इसका नेतृत्व कहाँ? बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहे थे, और सप्रेस्ड किसने किया था? विंसेंट आयर ने किया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ के रिवॉल्ट सेंटर रहे जिनके बारे में हमने बात किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इमीडिएट कुछ कॉज पर हम बात करेंगे, लाइक कि 1857 क्रांति हुई तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा भारतीयों पर, और यानी कि क्या सिनारियो क्रिएट हुआ, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। 5 से 7 मिनट आपका लेंगे और फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। यानी कि इससे ज़्यादा भाई मेरे जो पहले मैं बताया हूँ और अभी जो बताया हूँ, ये दोनों टर्म को मिला करके इससे ज़्यादा कहीं फैक्ट आपसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से नहीं आएगा। ठीक है, और आई होप सो कि मैंने आपका क्लियर करने का कोशिश किया है। ठीक है, 2 सेकंड का समय देना। ठीक है भाई मेरे, तो अगर हम बात करें 1857 के रिवॉल्ट की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1857 के रिवॉल्ट से
जो फैक्ट पे जिससे क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बताया है। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट पर, एक पहलू पे और चर्चा कर लेते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी कि क्या चीज़ें हैपन हुई, उससे रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो टर्म है 10 मिनट लूँगा तो समय नहीं लूँगा आपसे, और यहाँ से भी फैक्ट बन सकता है, तो ध्यान दे लो इस बात को। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सॉरी रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, यानी कि उसके बाद होने के बाद क्या परिस्थितियां क्रिएट हुई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात, 1857 के रिवॉल्ट से पहले भारत में किसका रूल था? कंपनी रूल था। कब से कब तक? 1765 से लेकर के 1857 तक किसका रूल था? कंपनी का रूल था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा पावर था। क्लियर? लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया तो क्राउन ने, यानी कि जो वहां की राजनीति, यानी कि जो राजा थे, उन्होंने क्या किया? कंपनी रूल को एंड कर दिया और क्या स्टार्ट कर दिया? क्राउन रूल। और ये क्राउन रूल मतलब कि अब डायरेक्ट किंग क्या करेगा? भारत पे राज करेगा। कहाँ का? ब्रिटेन का। और अगर हम बात करें क्राउन रूल कब से कब तक चला, तो यानी कि 1857 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। ठीक है, तो ये था पहला का पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या था? बहादुर शाह जफर को, यानी कि बहादुर शाह सेकंड को दे अरेस्टेड, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड जिसे बोलते हो आप लोग, जो लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, एंड सेंडेड टू वेयर? रंगून, यानी कि बर्मा। इन्होंने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया और उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां पर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 1862 में मर जाते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर। तीसरा, नाना साहेब को देश छोड़ के भागना पड़ा। नाना साहब एस्केप्ड टू नेपाल, यानी कि देश छोड़कर कहां भाग गए? नाना साहब नेपाल भाग गए। ये सवाल बन सकता है। ठीक है, अगर नहीं भागते तो नाना साहब को भी ये लोग मार देते। चौथा, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से लीड कर रही थी, वाज एक्साइल्ड टू नेपाल। इनको भी नेपाल में इन्होंने भेज दिया था, लेकिन अब इनके में फर्क क्या है? ये बच के भाग गए थे और इन्होंने जबरदस्ती बेगम हजरत महल को नेपाल भेज दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। पांचवा, तात्या टोपे, ये क्या किए भाई? ये मरे, ये भी नहीं थे। एंटर्ड इन इंडियन जंगल, यानी कि जंगल में घुस गए, भाग गए। ठीक है, वेयर ही स्टार्टेड गोरिल्ला वार, और वहां से उन्होंने गोरिल्ला वार, जो छुप छुप करके वार करने वाला नीति होती है, उन्होंने क्या किया था? वहां से वो स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे करके छुप छुप करके वार कर रहे थे अंग्रेजों के ऊपर। तो तात्या टोपे को क्या हुआ था? तात्या टोपे को इन्होंने तात्या टोपे इंडियन जंगल्स में भाग गए थे। तो ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, इतनी सारी बातें हुई। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई को तो इन्होंने मार ही दिया था, वो भी लिख लो आप लोग। ठीक है, तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट। अच्छा, रिवॉल्ट फेल होने की वजह क्या थी? तो रिवॉल्ट के फेल होने की वजह ये थी, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ कि कोई भी यूनाइट होकर लड़ नहीं रहा था। लाइक अगर देख लो, झांसी की रानी अपनी तरफ लड़ाई कर रही थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बरेली से खान बहादुर खान अपना लड़ रहे थे, कानपुर से नाना साहिब अपने लिए लड़ रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल अपने लिए लड़ रही थी, जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह अपने लिए लड़ रहे थे। तो कोई यूनाइट होकर लड़ नहीं रहा था, और जब तक आप यूनाइट होकर नहीं लड़ोगे तब तक आप इतने बड़े फोर्स को यहाँ से नहीं भगा पाओगे। तो पहला रीज़न ये था।
दूसरा रीज़न ये था कि इन राजा महाराजाओं के साथ जो लड़ाई कर रही थी उनके खिलाफ जो उनके थोड़े बहुत कहते हैं हॉस्टाइल थे, जो दुश्मन थे जो उनके, वो लोग साथ दे रहे थे अंग्रेज़ों का। लाइक ग्वालियर के सिंधिया थे, वो साथ दे रहे थे अंग्रेज़ों का, देवलो झांसी के पास ही पड़ता है। फिर अगर मैं बोलूँ भोपाल के नवाब थे, वो साथ दे रहे थे अंग्रेज़ों का। नेपाल के रानाज थे, वो साथ दे रहे थे अंग्रेज़ों का। ठीक है, जिंद के जो हरियाणा का एरिया है वहाँ के छोटे मोटे जो नवाब्स थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट फेल होने का रीज़न बना। 2 पॉइंट हो गए। फिर अगर मैं बात करूं रिवॉल्ट फेल होने का और रीज़न क्या रहा, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि देखो कहीं ना कहीं लोग बटे हुए थे अपनी सोच को लेकर के, कोई यूनाइट नहीं था एक सोच पर, और कोई एक इंपॉर्टेंट चेहरा नहीं था जो पूरे के पूरे रिवॉल्ट को अकेले लीड कर रहा हो। ठीक है, कहते हैं जो इंपॉर्टेंट चेहरा थे जो पूरे भारत में फेमस था वो था बहादुर शाह सेकंड, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो लीड नहीं कर पा रहे थे, और उनके पास इकोनॉमिकली इतना वीक हो चुके थे कि वो लीड नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये रिवॉल्ट फेल होने का ये सारे प्रमुख रीज़न थे, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट रीजंस थे। ये सब बात होगी फेलियर के लेकर के। फिर बात होती है एक डिस्कशन को लेकर के कि हम लोग जब 1857 क्रांति की बात करते हैं तो 1857 क्रांति कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह मात्र था, एक सिपाही म्यूटिनी था, यानी कि एक सिपाहियों का मात्र एक विद्रोह था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये स्वतंत्रता को लेकर के पहला क्या था, वार था। ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं मानती है। क्लियर, तो एनसीईआरटी इसको सिपाही म्यूटिनी ही मानती है। लेकिन कौन ऐसे लोग थे जो सिपाही म्यूटिनी मानते थे, एक सिपाही विद्रोह मानते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानते थे। तो ध्यान सुनना, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, खान, एक कम्युनिस्ट थे आरसी मजूमदार, ठीक है, और जॉन लॉरेंस, ये 3 लोग जो थे वो मानते थे, बहुत सारे लोग थे लेकिन जो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है, कि ये मात्र एक सिपाही म्यूटिनी था, एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, लेकिन बीडी सावरकर, जस्ट अ सेकेंड, दो सेकंड लगेगा, ख़त्म कर लेते हैं इसको। तो बीडी सावरकर मानते थे कि नहीं नहीं, ये सिपाही म्यूटिनी नहीं है, दिस इज़ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो इनका मानना था कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने एक बुक भी लिखी है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी पर, इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखा है बीडी सावरकर ने इसी बात पे लेकर के। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा सर सैयद अहमद खान ने, द कॉज ऑफ रिवॉल्ट, ऑफ 1857। ठीक है, तो ये दोनों बुक का नाम याद रख लो, ये सवाल बन सकता है। बाकी भाई मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। तो आई होप सो कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो गया है, बट कोई नहीं, ख़त्म हो गया हम लोग का वीडियो कम्प्लीटली, तो वी विल मैनेज इट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल। और जितना आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाओगे उतना ही बेटर आपके लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा। थैंक यू वेरी मच।